नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं रुपेश पाठक आप सभी लोगों का चाणक्य आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। ठीक है, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई करते हुए रह रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम झारखंड सम्मान ज्ञान पेपर 2 के तहत जनजातीय शासन व्यवस्था को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखा जाए तो झारखंड के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, जो भी एग्जाम झारखंड में होने वाले सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मगर जेपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेपीएससी में आप देख सकते हैं इसमें 16 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 16 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और देखिए इसमें हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एकदम आसान सा टॉपिक है। आराम से अगर पढ़िएगा ना तो पूरा चीज़ अपने आप आपके माइंड में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा शासन व्यवस्था, माझी शासन व्यवस्था, मुंडा मान की, यही सब लोगों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, और आप देख सकते हैं कितने, तो 8 नंबर आते हैं इससे। ठीक है, अगर 2 से गुना करेंगे तो 16। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं ना तो आप 16 नंबर नहीं तो 12 नंबर तो ले ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले से मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। ठीक है, सरल शब्दों में पढ़ेंगे, आसान शब्दों में पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि एक बार पढ़ने के बाद दूसरी बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, बहुत सरल शब्दों में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। तो मुंडा मानकी जो शासन व्यवस्था है वो किसकी शासन व्यवस्था है, तो हो जनजातियों की पारंपरिक शासन व्यवस्था है। ठीक है, हो जनजातियों की जो पारंपरिक शासन व्यवस्था होती है उसी को हम मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। कौन है, झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। पहले में कौन है आपको याद होगा तो मैं बता भी देता हूँ आपको। पहली में संथाल है, दूसरी में उरांव है, तीसरी में मुंडा और चौथी में हो जनजाति। ठीक है, तो चौथी सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड की हो जनजाति। ठीक है, और ये हो जनजाति मुंडा जनजातियों की उपशाखाएं हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि हो जनजाति किस जनजाति की उपशाखाएं हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा ये मुंडा जनजातियों की उपशाखाएं हैं। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं, तो ये देख सकते हैं आप कि कोल्हान के क्षेत्र में इनकी संख्या ज़्यादा होती है और इस क्षेत्र में ही मुंडा मानकी शासन व्यवस्था ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, और देखा जाए तो ये विश्व की सबसे प्राचीन गणतांत्रिक शासन व्यवस्था में से एक है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था प्राचीन गणतांत्रिक शासन व्यवस्था में से एक है कि या नहीं है। ठीक है, तो ये प्राचीन गणतांत्रिक शासन व्यवस्था में से एक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे, ठीक ना, और देखेंगे इनका बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बेसिक जानकारियाँ भी देखेंगे हम। क्या होता है ना, अगर आप बेसिक जानकारियों को समझते हैं ना तो आप आराम से किसी भी जनजाति को समझ सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप हो जनजाति। ठीक है, तो हो जनजाति टोटो एस्ट्रोलाइड श्रेणी से आती है। ठीक है, और इनकी जो भाषा होती है वो हो भाषा होती है और इनकी जो लिपि होती है वो वारंग क्षेत्रीय लिपि होती है। ठीक है, याद रखिएगा, लिपि हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, 2016 के एग्जाम में आया तो था कि ओल्ची की लिपि किस जनजाति की लिपि है, तो वहाँ ओल्ची की जो है ना वो संथाल जनजातियों की लिपि है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद में रखना ही पड़ेगा। और युवागिरी को तो आप रट ही जाइए। ठीक है, क्या है, गतियोड़ा। ठीक है, ये युवागिरी हमेशा आता है और 2016 के एग्जाम में पूछा भी गया था कि धुमकुड़िया किस जनजातियों की युवागिरी है। तो ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, अगर आप जानते तो आराम से कर पाते। इसलिए आपको सभी जो जनजाति हैं उनकी युवागिरी, उनकी लिपि, उनकी भाषा को याद कर लेना। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हुआ इसलिए क्योंकि आप मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को अच्छे से समझें। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था किस तरह से काम करती है, क्या इन्फॉर्मेशन है। देखिए कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको भी आप देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख सकते हैं आप कि जो हो जनजातियों की जो देवता होते हैं, ठीक है, वो सिंह बोंगा होते हैं। ठीक है, और इनका जो पेय पदार्थ होता है, जो मतलब ज़्यादा प्रिय पेय पदार्थ होता है, उसको इल्ली बोलते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है। युवागिरी अभी अपन पढ़े, गतियोड़ा। ठीक है, लिपि वारंग क्षेत्री, इसको भी आप याद रखिएगा। और निवास, ठीक है, निवास ये कहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो कोल्हान के क्षेत्र में पाए जाते हैं। मैंने बताया भी था आपको कि कोल्हान के क्षेत्र में, देखिएगा देखा था। ठीक है, ये जो कोल्हान का एरिया है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ज़्यादातर हो जनजातियों किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो कोल्हान के क्षेत्र में पाई जाती है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इनका जो अखड़ा होता है, अखड़ा का मतलब समझते हैं आप, जहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, जहाँ पे नाच गाना होता है, जहाँ पे पंचायत लगता है, उसको अखड़ा कहते हैं। तो अखड़ा को यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो
सटेटुरुड, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, सटेटुरुड बोलते हैं। इनका जो प्रमुख त्यौहार है उसको बाहा या माघे, ठीक है, माघे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे याद नहीं, मगर किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है कि माघे किस जनजातियों की सबसे लोकप्रिय त्यौहार है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। और जो प्रचलित विवाह, इसको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, आदि विवाह होता है, ठीक है। अब बता सकते हैं क्या आयोजित विवाह, जो आयोजित विवाह होता है वो किस जनजातियों की प्रचलित विवाह है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो हो जनजाति होती है ना, उनके जो चूल्हों की संख्या होती है, जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे चूल्हों की संख्या, जैसे आप समझ सकते हैं 1 चूल्हा, 2 चूल्हा, 3 चूल्हा, 4 चूल्हा, ठीक है। तो जितना चूल्हा होगा एक घर में उतना परिवार माना जाएगा। अगर एक घर में 4 चूल्हा जल रहा है तो परिवार की संख्या 4 होगी, ठीक है। आप याद रखिएगा कि अगर एक चूल्हा जल रहा है तो एक परिवार, 4 चूल्हा जल रहा है तो 4 परिवार, चाहे घर कितना भी हो, ठीक है, क्योंकि घर से मेल नहीं लिया जाता, पूरा अगर घर है, घर में अगर 4 चूल्हा जल रहा है तो 4 परिवार मानेंगे, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन आ भी सकता है। चलिए तो चलिए न्यू स्लाइड अपन देखते हैं। न्यू स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए तो एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है, क्योंकि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को विल्किंसन रूल व्यवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, क्यों कहा जाता है, तो उसको हम देखेंगे, बहुत सरल शब्दों में देखेंगे। तो क्या हुआ था, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्ती लागू की, ठीक है, जिसमें क्या हुआ, जमींदार जो लोग थे वो लगान की वसूली करते थे, ठीक है। तो जो जमींदार थे वो ज़्यादा लगान की वसूली करते थे, बैठ बेगारी कराते थे, और जो जनजातियों की ज़मीन था उसको हड़प लेते थे, ठीक है। इससे जनजातियों का शोषण सबसे ज़्यादा हो रहा था। तो जनजाति क्या किया, जनजाति लोग मुंडाओं के साथ मिलकर, जो हो जनजाति थी वो मुंडाओं के साथ मिलकर कई सारे विद्रोह किए, ठीक है। जैसे में जो 2 हैं विद्रोह वो प्रमुख है, जैसे हो विद्रोह और कोल विद्रोह, और ये दोनों विद्रोह को दबाने का काम किसने किया था, विल्किंसन ने किया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि हो विद्रोह कोल विद्रोह को दबाने का कार्यक्रम किसने किया था, तो वो विल्किंसन थे, ठीक है। तो ये विद्रोह हो रहा था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सोचा कि ऐसा विद्रोह हो क्यों रहा है, ठीक है। तो उन्होंने विल्किंसन को बुलाया और बोला कि आप जाके देखो ग्राउंड लेवल पे, रूट लेवल पे कि हो क्या रहा है, क्यों ये विद्रोह होता जा रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, विल्किंसन आए, वो सारी बातों को समझे, तो उन्होंने क्या किया, जो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था थी जिसमें जमींदार लोग ज़्यादा हस्तक्षेप करते थे और इनको नगण्य ख़त्म कर दिए थे देखा जाए तो, ठीक है। तो उनको ये जो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था थी उसको फिर से विल्किंसन ने स्टार्ट करवाया, कुछ चेंजेस किए उसमें, जैसे कि 31 रूल उन्होंने बनाए, ठीक है, 31 रूल बनाए और उसी में इंक्लूड कर दिए, ठीक है। और इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को विल्किंसन रूल व्यवस्था के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इसीलिए मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को विल्किंसन रूल व्यवस्था भी कहते हैं या फिर विल्किंसन पंचायत भी कहते हैं, ठीक है। और उसी समय दक्षिण प्रांत सीमांत एजेंसी का गठन किया गया था, ठीक है, और उनके जो एजेंट बनाए गए थे वो विल्किंसन बनाए गए थे। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप शॉर्ट में देखना चाहिए तो ये समझ सकते हैं आप कि जो जमींदार लोग थे वो ज़्यादा शोषण करते थे, तो जनजाति लोगों ने विरोध किया और ये देखिए विद्रोह बहुत सारा हुआ। और इसी विद्रोह को बचाने के लिए विल्किंसन आए और विल्किंसन ने थोड़ा सा उनकी शासन व्यवस्था में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, ठीक है, और उसी को हम विल्किंसन रूल व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, आराम से आप समझ सकते हैं, ठीक है, लिखा भी हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं न्यू स्लाइड में क्या है आगे, ठीक है। अब हम शासन व्यवस्था को देखेंगे कि हो जनजाति की जो शासन व्यवस्था है कितने स्तरों में विभाजित है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि जो हो जनजातियों की शासन व्यवस्था है वो 2 स्तरों में विभाजित है। पहला जो स्तर है वो ग्राम स्तर है, ठीक है, ग्राम स्तर है। ग्राम स्तर में क्या होता है, प्रत्येक गाँव में एक पंचायत होती है, प्रत्येक गाँव में एक पंचायत होती है और उस पंचायत का जो प्रमुख होता है उसको मुंडा कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, पंचायत के प्रमुख को मुंडा करते हैं, हर एक गांव में एक पंचायत होती है, ठीक है, तो उसको मुंडा कहते हैं। और जो दूसरा स्तर होता है वो पढ़ा स्तर होता है। पढ़ा स्तर में क्या होता है, 25 से 20 गांव को मिलाकर एक पढ़ा पंचायत का गठन किया जाता है और इसका जो प्रमुख होता है उसको मानकी कहते हैं, ठीक है। और इनके साथ कुछ अधिकारी भी होते हैं जिसको हम अगले स्लाइड में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले स्लाइड में हम इसको समझ सकते हैं आराम से, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से। चलिए अब देख सकते हैं मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को हो शासन व्यवस्था भी कहा जाता है, ठीक है, हो शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। और पहला जो लेवल है ग्राउंड लेवल, इसको आप लेवल 1 भी कह सकते हैं, ठीक है, और इसको लेवल 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, इसके जो प्रमुख हो गए मुंडा हो गए, ठीक है, और इसके जो प्रमुख हो गए उसको मानकी कहा जाता है, ठीक है। अगर मुंडाओं के द्वारा अगर किसी भी विवाद का निपटारा नहीं हो पाता है तो ये ट्रांसफर हो जाता है कहाँ, ऊपर पढ़ा स्तर में ट्रांसफर हो जाता है, पढ़ा पंचायत में ट्रांसफर हो जाता है। तो अगर हम कह सकते हैं कि जैसे कि ये हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से बात नहीं बना तो ये सुप्रीम कोर्ट हो गया,
सुप्रीम कोर्ट में अपन चले गए, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। तो चलिए हम देखते हैं आगे, ठीक है। इसी को हम ब्रीफली नीचे अगर अपन दूसरे स्लाइड में देख ले रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ये देखिए दूसरी स्लाइड में अपन ग्राम स्तर में देखेंगे, और ग्राम स्तर में कितने अधिकारी होते हैं, क्योंकि कोई भी अगर पंचायत हो, कोई भी शासन व्यवस्था, उसको चलाने के लिए अधिकारियों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर जितने सारे अधिकारी रहेंगे आपकी शासन व्यवस्था उतने अच्छे तरीक़ों से चलेगी, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं कि ग्राम स्तर पर देखेंगे पहले, ठीक है। ग्राम स्तर में देखा जाए तो ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, और इसके जो प्रमुख होते हैं वो कौन है, मुंडा। कौन है, प्रमुख मुंडा होते हैं, ठीक है। और ये वंशानुगत होते हैं। वंशानुगत मतलब समझते हैं आप, जैसे कि ये एक इंसान है, ठीक है, तो इसका जो बेटा होगा ना वही मुंडा बनेगा, ठीक है, और इसका जो बेटा होगा वही मुंडा बनेगा। मतलब वंश, मतलब एक ही वंश के, एक ही परिवार के लोग ही प्रमुख बनेंगे, ठीक है, इसलिए इसको वंशानुगत है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इनके जो प्रमुख अधिकारी, क्योंकि भाई कोई भी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अधिकारी तो चाहिए, ठीक है, जितना अच्छा अधिकारी उतने अच्छी शासन व्यवस्था, ठीक है। तो इनके जो कुछ प्रमुख जो अधिकारी हैं उनको सामने लिखा हूँ मैं, आप देख सकते हैं। डाकुआ, पहला अधिकारी कौन हो गया, डाकुआ। डाकुआ क्या है ना, डाकुआ मुंडा का सहयोगी है, मुंडा का सहयोगी और संदेशवाहक। सहयोगी का मतलब समझ रहे हैं, सहयोगी का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर मुंडा कहीं अनुपस्थित है, कहीं चला गया है, किसी कहीं शादी विवाह में चला गया है, या फिर समझिए कहीं बिजी है, बीमार है, तो उस टाइम पे ये जो डाकुआ है वो मुंडा का कार्यभार संभालेगा। समझ रहे हैं, ये पूरा डाकुआ पूरा मुंडा का कार्यभार संभालेगा, ठीक है। जैसे मुंडा का जो कार्यक्रम रहता है ना, जैसे कि अगर देखा जाए तो शासकीय, प्रशासनिक, न्यायिक जितनी भी जिम्मेदारियां होती है सबका वहन कौन करने लगेगा, डाकुआ करने लगेगा, ठीक है। और अगर डाकुआ भी अगर उपस्थित नहीं है, डाकुआ भी अगर बीमार हो गया, तो उस स्थिति में ड्यूरी के पास चला जाता है। वैसे ये तो बहुत एक्सेप्शन केस है, ये बहुत कम जाता है, मगर देख लिया जाए तो चला जाता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। तो आप देखिए पहला जो उसका अधिकारी हुआ डाकुआ। डाकुआ क्या है, सहयोगी भी है, संदेशवाहक। संदेशवाहक का मतलब समझ रहे हैं, संदेशवाहक का मतलब है कि अगर मुखिया ही बोलेंगे ना, या फिर मुंडा बोलेंगे, ठीक है, तो आपको जो समझ में आए, प्रमुख है वो, ठीक है। तो वो क्या करता है ना, संदेशवाहक। अगर मुखिया कुछ संदेश दिया कि आज इतने बजे सब लोग मतलब पंचायत में आ जाए, ठीक है, कोई नियम लागू किया, या फिर किसी का सुनवाई करना हुआ, सबको बताना हुआ, तो संदेश सबको मतलब गाँव वाले को संदेश देने का काम कौन करेगा, तो डाकुआ करेगा। और जो गांव के लोगों का जो संदेश है, जो गांव के लोगों की परेशानी है, उसको भी बताने का काम मुंडा को डाकुआ ही करेगा, ठीक है। तो आपको याद रखिएगा डाकुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसके दूसरे अधिकारी कौन है, दूसरे अधिकारी है द्यूरी। द्यूरी क्या होता है, धार्मिक प्रधान होता है। धार्मिक प्रधान मतलब समझ रहे हैं, पूजा पाठ करवाएगा, ठीक है, पूजा पाठ, शादी त्यौहार, जितना भी कार्य संपन्न होगा, पूजा धार्मिक जो कार्य होगा उसका पूरा नेतृत्व कौन करेगा, द्यूरी करेगा, ठीक है। या फिर जो पूजा से जो रिलेटेड विवाद होगा उसका भी निपटारा करने में द्यूरी का विशिष्ट स्थान होगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए, ये कौन है, द्यूरी धार्मिक प्रमुख है, ठीक है। जितना शादी विवाह त्यौहार वार होगा ये सब कौन करेगा, द्यूरी, ठीक है। इन सभी को हैंडल कौन करेगा, द्यूरी, ठीक है। अब देखिए द्यूरी के नीचे यात्रा द्यूरी, जैसा नहीं होता है कैबिनेट मंत्री के नीचे राज्य मंत्री हेल्प करने के लिए, उसी प्रकार द्यूरी के हेल्प करने के लिए यात्रा द्यूरी, ठीक है। अगर ये क्या है, द्यूरी का सहयोगी है, मतलब द्यूरी अगर अब्सेंट रह गया या फिर कहीं बीमार है तो उस स्थिति में यात्रा द्यूरी का पूरा कार्यभार करेगा, मतलब जितना भी काम हो वो यात्रा द्यूरी करेगा, ठीक है। अब समझ गए। अब देखिए अपन देखते हैं लास्ट, ये है तहसीलदार। तहसीलदार तो समझते ही होंगे यार, ठीक है। तहसीलदार का काम क्या होता है, राजस्व अधिकारी है। तो जितना भी जैसे कि मालगुजारी हो गया, ठीक है, जितना भी जैसे कि कहीं मेला हो रहा है, मेला में जितना नहीं होता है जैसे टैक्स लेते हैं वो लोग, सब चीज़ का आय व्यय का जितना लेखा जोखा सब कौन करेगा, मतलब पैसा वाला काम सब वित्त विभाग इसको कर सकते हैं। वित्त विभाग है इसके पास, तहसीलदार के पास पूरा नजराना पेश कर जितना वसूली होगा ना गांव का वो सब तहसीलदार करेगा, ठीक है। ये कौन है, ये राजस्व प्रमुख है, इसको आप याद रखिए, राजस्व प्रमुख है, ठीक है। अपन तो ये देख लिए ग्राम स्तर, ठीक है। और ग्राम स्तर के बाद क्या आता है, पढ़ा स्तर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ा स्तर के और उनके सभी अधिकारियों को देखेंगे, ठीक है, और समझेंगे, बहुत आसान शब्दों में समझेंगे। एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। ग्राम पंचायत हुआ, मुंडा इसका प्रमुख हो गया। मुंडा को क्या काम है, मुंडा प्रशासनिक, न्यायिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सभी जो विवाद है ना सबका जो प्रमुख, मतलब सबका लास्ट डिसीजन किसका होगा, मुंडा का होगा, ठीक है। और उसी मुंडा के जो शासन व्यवस्था है मुंडा, ठीक है, ये मुंडा के सहयोगी के रूप में ये लोग काम करेंगे। इतने अधिकारी है ना, ये लोग काम करेंगे। जैसे कि डाकुआ वो सहयोगी और संदेशवाहक के रूप में काम करेगा, द्यूरी गांव के धार्मिक प्रमुख के रूप में काम करेगा, यात्रा द्यूरी का सहयोगी रहेगा, और तहसीलदार समझ रहे हैं राजस्व
अधिकारी। ठीक है, तो आप ये स्लाइड को समझ गए, तो अपन चलते हैं दूसरे स्लाइड में। ठीक है, आसानी से समझिए। चलिए अपन दूसरे स्लाइड में चलते हैं। ठीक है, चलिए, ये भी ऊपर नहीं जा रहा, चलिए आ गया। ठीक है, अब पढ़ा स्तर पे अपन देखते हैं। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा इसको तुरंत, ठीक है, 15 से 20 गांव को मिलाकर पढ़ा स्तर का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जिसको हम पढ़ा पंचायत कहते हैं, पट्टी पंचायत कहते हैं, ये सभी एक ही नाम है। ठीक है, या फिर पढ़ा पंचायत कर लीजिए या फिर पट्टी पंचायत कर लीजिए, सभी एक ही नाम है। ठीक है, 15 से 20 गांव जब मिलेंगे तो पढ़ा पंचायत का निर्माण होगा। जैसे आप यहाँ समझ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया ग्राम स्तर और ये हो गया पढ़ा स्तर। ठीक है, और इसका जो प्रमुख हो गया मुंडा आपको मालूम है, और इसका प्रमुख मानकी। ठीक है, अब इसी के बारे में अपन पूरा देखें। पढ़ा पंचायत मतलब पढ़ा जो स्तर है उसके बारे में, उसके अधिकारियों के बारे में अपन देख रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ा स्तर को पट्टी पंचायत भी कहते हैं और इनका जो प्रमुख होता है, इसका प्रमुख कौन होता है? मानकी। ठीक है, इसके प्रमुख को क्या बोलते हैं? मानकी। और इनका मानकी का क्या काम रहता है आपको मालूम है? जैसे अंतर ग्रामीण जो विवाद है, मतलब अंतर पंचायती जो विवाद है, उस सभी का निपटारा कौन करेगा? पढ़ा स्तर में पढ़ा पंचायत करेगा और उस पंचायत का प्रमुख कौन है? मानकी है। अब आपको बताता हूँ कि अंतर पंचायती विवाद होता क्या है। जैसे कि ये गाँव है, आप समझ लो। ठीक है, ये गाँव है, ये गाँव है, बीच में नदी जा रहा है। ये बोल रहा है ये नदी मेरा है, ये बोल रहा है मेरा नदी है। ठीक है, दोनों इस नदी को यूज करना चाहते हैं, तो विवाद तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, दोनों में लड़ाई भी होगी। तो इसके लिए इन दोनों गांव के विवाद को निपटारा करने के लिए कौन आएगा? तो वही है पढ़ा। ठीक है, पढ़ा स्तर में मानकी ये सब विवाद का निपटारा करेगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा करेगा। ठीक है, और निर्णय जो होगा, निर्णय उस सबकी सर्वसहमति से लिया जाएगा, मतलब सब कोई उस निर्णय में भाग लेगा। सबको मालूम होना चाहिए कि क्या है, सब अपना हाँ ना देंगे ही देंगे। ठीक है, मतलब सबकी सहमति के द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा। और ये जो पढ़ा स्तर का और जो पढ़ा पंचायत का जब होता है ना, पंचायत जब होता है तो उसमें क्या होता है ना, सभी क्षेत्र के मुंडा और डाकुआ लोग भाग लेते हैं। ठीक है, और मुंडा डाकुआ लोग भाग लेते हैं और इन्हीं के सर्वसहमति से निर्णय लिया जाएगा कि ये नदी का पानी कौन यूज करेगा। ये सब अपने दिमाग से देंगे कि 50% आप यूज कर लो, 50% आप यूज कर लो, झगड़ा खत्म। ठीक है, तो ये है पहला। ठीक है, ये हो गया पढ़ा स्तर। ठीक है, अगर देखा जाए तो अपन देखते हैं पढ़ा स्तर। हाँ, अगर आप मैं बता दूं कि कहीं कहीं क्या होता है ना, पढ़ा स्तर में एक से अधिक मानकी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक से अधिक मानकी हो जाते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं देखा जाए तो 5 से 10 गांव जब मिल के कहीं कहीं, ये पूरा नहीं बता रहा हूँ मैं, कहीं कहीं इतने आते हैं। जैसे 5 से 10, जैसे पूरा, सॉरी ये रहा, मिटा देता हूँ। ठीक है, कहीं कहीं क्या होता है ना, 5 से 10 जब गांव मिल जाते हैं तो पीढ़ का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, सभी जगह नहीं होता लेकिन कहीं कहीं होता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से रखिएगा, कहीं कहीं यूज होता है। ठीक है, और ये पढ़ा स्तर 20 से 25 गाँव को मिला के किया जाता है। ठीक है, ये सभी जगह यूज नहीं होता, 5 से 10 गाँव, मगर इसको आप पढ़ लीजिएगा। कहीं मैं पढ़ा हुआ था तो मैं फिर इसमें विश्लेषण किया तो मालूम चला कि हाँ, कहीं कहीं ये यूज होता है, 5 से 10 गांव को मिलाकर पीढ़ का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और एक पढ़ा, जैसे कि पढ़ा पंचायत में आपको बता दो कि जो मानकी होते हैं ना, एक से अधिक मानकी हो सकते हैं। ठीक है, और अगर देखा जाए तो जो पढ़ा जो है, इसको आप क्या बोलते हैं, प्रमुख को पढ़ा राजा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ा राजा नहीं कहते, सॉरी, ये पढ़ा राजा, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ मानकी ही होता है। ठीक है, क्योंकि इनकी जो शासन व्यवस्था होती है बस 2 ही स्तर में विभाजित होती है। ठीक है, तो पहला ग्राम स्तर और पढ़ा स्तर। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, मेरे को लगता है कि आप समझ गए होंगे पूरी बातों को। ठीक है, देखिए, हाँ, तो ये है आपका पूरा हो जनजातियों की शासन व्यवस्था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहला ग्राम स्तर देख लीजिए आप। ग्राम स्तर में ग्राम पंचायत का गठन होता है, जिसमें देख लीजिए प्रमुख मुंडा, डाकुआ, देवरी, यात्रा देवरी और तहसील। ठीक है, अगर सेकंड जो होता है, ठीक है, आप देख सकते हैं सेकंड जो स्लाइड है उसमें पढ़ा स्तर को डिफाइन किया गया है। ठीक है, पढ़ा स्तर में आप देख लीजिए, इनका जो पट्टी पंचायत कहते हैं और इस पे मानकी होते हैं। ठीक है, और एक पट्टी पंचायत में 1 से 2 मानकी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, और ये वंशानुगत होते हैं, याद रखिएगा, ये भी वंशानुगत होते हैं। ठीक है, एक मानकी है तो उसका बेटा भी मानकी बनेगा, उसका बेटा का बेटा भी मानकी बनेगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। और अपन क्या करेंगे ना, ये जब अपन देख पढ़ ले रहे हैं ना, इसके बाद अपन MCQ लगा लेंगे, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आ रहा होगा ना तो आप 1 से 2 बार और रिपीट कर लीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि आप आसानी से समझ जाइएगा सभी बातों को। ठीक है, तो अपन कल करते हैं MCQ और फिर देखते हैं कि आपके दिमाग में कितनी सारी बातें घुसी हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।